उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक फॉरेस्ट रेंजर आनंद मोहन बिष्ट तैनात थे। 5 जून 1972 के दिन आनंद की पत्नी सावित्री देवी को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है अजय। सरकारी नौकरी के कारण आनंद का इधर उधर के जिलों में ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए सावित्री अपने बेटे अजय और बाकी बच्चों को लेकर पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में चली जाती हैं, जो उनका पैतृक गांव था। यहां 12वीं की पढ़ाई के बाद अजय ने कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले लिया। यहां पहले से ही अजय की बहन कौशल्या का देवर जय प्रकाश पढ़ रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के छात्र संगठन एसएफआई का मेंबर था। जय प्रकाश ने अजय को एसएफआई में शामिल करने के लिए एकदम मना लिया था, लेकिन प्रमोद रावत नाम के एक स्टूडेंट के कहने पर अजय ने आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया। साल 1992 में अजय ने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी पद पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन एबीवीपी ने अजय को टिकट नहीं दी। अजय को चुनाव लड़ने का इतना मन था कि निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में अजय की बुरी तरह से हार होती है और वो 6वें नंबर पर आते हैं। इसके बाद अजय ने ऋषिकेश के ही पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। एमएससी फर्स्ट ईयर के दौरान ही अजय का गोरखपुर की गोरखनाथ मठ के महंत अवैद्यनाथ से मिलाना जुलाना शुरू हो जाता है। महंत अवैद्यनाथ अजय के दूर के चाचा लगते थे और इस समय गोरखपुर से लोकसभा सांसद बन चुके थे। आपने अभी केरला में जहाँ कांग्रेस सरकार है, अभी वहाँ पर इतवार को छुट्टी होती थी, आपने शुक्रवार को छुट्टी। कॉलेज खत्म होने के बाद 1993 में अजय नौकरी के लिए दिल्ली चला आता है। हालांकि अजय को नौकरी नहीं मिलती। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों महंत अवैद्यनाथ भी इलाज के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती थे। क्योंकि अजय के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो महंत अवैद्यनाथ की देखभाल करने के काम में लग जाता है। इसी दौरान महंत अवैद्यनाथ ने अजय से गोरखनाथ मठ से जुड़ने के लिए कहा और अजय भी नवंबर 1993 में अपने घर वालों को बिना बताए ही गोरखपुर पहुंच जाता है। यहाँ 15 फरवरी 1994 के दिन महंत अवैद्यनाथ ने अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह 21 साल के अजय सिंह बिष्ट बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के परिवार को कुछ महीने बाद अखबार के माध्यम से पता चलता है कि उनके बेटे ने संन्यास ले लिया है। अभी तक वे यह सोचकर बैठे थे कि वो नौकरी के लिए गोरखपुर गया है। इस खबर के बाद आदित्यनाथ के माता पिता मठ पहुंच जाते हैं और यहाँ अपने बेटे को एक सन्यासी के कपड़ों में देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने अजय के बाबा बनने का विरोध किया, लेकिन अंत में वे मान जाते हैं। इसके कुछ महीने बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर वापस जाते हैं और सन्यास की परंपरा के मुताबिक अपनी मां से भिक्षा मांगते हैं। इस रिवाज के बाद से ही उनका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रहता। उनके परिवार के लोग भी अब उन्हें महाराज जी बोलने लगे। यहाँ गोरखनाथ मठ नाम नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से आता है। नाथ संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार आदिनाथ यानी कि भगवान शिव स्वयं इस परंपरा के संस्थापक थे। उनके बाद मत्स्येंद्रनाथ एक प्रमुख गुरु हुए और इन्हीं के शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को संगठित किया और सारी योग विद्याओं को एक साथ लेकर आए। नाथ संप्रदाय के प्रचार के लिए गोरखनाथ पूरे देश में यात्राएं करते। इसी कड़ी में उन्होंने गोरखपुर में तपस्या की थी। यही उनके अनुयायियों ने बाद में एक मठ की स्थापना कर दी, जो आगे चलकर गोरखनाथ पीठ बना। इन्हीं गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर जिले का नाम पड़ता है। गोरखनाथ मठ की परंपरा निर्गुण धारा की थी, जहां सिर्फ एक अखंड ध्वनि जलती थी और कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यह वो मठ था जिसकी दीवारों पर गोरखवाणी के साथ साथ कबीरवाणी भी खुदी हुई थी। गोरखनाथ मठ एक सेक्युलर मठ था, जहां पर हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आ जा सकते थे।
नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति केवल नाथ रह जाता था। उसकी पुरानी पहचान मिट जाती है। काला और भगवा चोला उड़े पूर्वांचल और बिहार की गली गली में घूमकर आटा मांगने वाले जोगी इसी मठ से जुड़े हुए थे। इनमें से एक बड़ी संख्या नापी मुसलमानों की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी मुस्लिम नाथ जोगियों के कई गांव हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर नाथ परंपरा के अनुसार भजन गाते हैं। गोरखनाथ के बाद उनके शिष्य वरदनाथ और उसके बाद रामचंद्रनाथ, बालकनाथ, संतोषनाथ, गंभीरनाथ जैसे संतों ने इस मठ को संभाला। लेकिन 1940 के दशक में तो ये जो गोरखनाथ मंदिर की जमीन है, ये लोग कहते हैं कि आसिफुद्दौला की दी हुई है। अब ये कि इस बीच में लोग कहते हैं कि इस मंदिर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी ओनरशिप का झगड़ा चला, इसका मुकदमा चला और तकरीबन सन 1929-30 आते आते फैसला हो गया एक साहब के फेवर में जो ठाकुर थे, राजपूत थे, और उन्होंने यहाँ पर जिसको अपना वो बनाया वो दिग्विजय नाथ जी थे, योगी दिग्विजय नाथ। साल 1937 में दिग्विजय नाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। उदयपुर के रहने वाले दिग्विजय नाथ जाति से राजपूत थे और अनाथ थे। 8 साल की उम्र में ही इनकी मां की डेथ हो जाती है। इसके बाद इन्हें नाथ पंत योगी फूलनाथ अपने साथ गोरखपुर ले आते हैं। इस तरह दिग्विजय नाथ गोरखपुर में ही बड़े होते हैं। दिग्विजय नाथ शुरू में कांग्रेस में हुआ करते थे और 1920 के मूवमेंट में गांधी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में शामिल हुए। लेकिन आगे चलकर दिग्विजय नाथ का गांधी और कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है। 1940 के समय दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा में शामिल हो जाते हैं, जो गांधी और कांग्रेस की कट्टर विरोधी थी, जिसमें सावरकर एक बड़े नेता थे। दिग्विजय नाथ के प्रभाव को देखते हुए उन्हें संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश का हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। हिंदू महासभा से जुड़े गोडसे ने 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी की हत्या कर दी। गांधी हत्या की साजिश में सावरकर का नाम भी आया। साथ ही महंत दिग्विजय नाथ पर भी गांधी हत्या के लिए उकसाने का आरोप। दिग्विजय नाथ राणा सांगा से कम नहीं थे। गांधी वध दिग्विजय नाथ जी की पिस्तौल से हुआ है। गांधी जी की हत्या से 3 दिन पहले ही दिग्विजय नाथ ने एक सभा में कथित तौर पर हिंदुओं को महात्मा को मार देने के लिए उकसाया था। इस कारण दिग्विजय नाथ को 9 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में दिग्विजय नाथ को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। ये गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ही थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले को सबसे पहले बड़े लेवल पर एक राजनीतिक मामला बनाया। साल 1949 में दिग्विजय नाथ ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के सामने 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ आयोजित किया। इसके 9वें दिन ही बाबरी मस्जिद में चुपके से राम मूर्ति स्थापित कर दी जाती है और कहा दिया जाता है कि भगवान राम स्वयं बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए हैं, जबकि असलियत ये थी कि हिंदूवादी नेताओं ने रात में चुपके से बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां रख दी थी। बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां रखे जाने से ही ये मामला देश में सांप्रदायिकता फैलाने का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। उस समय इस विवाद से बचने के लिए नेहरू सरकार ने बाबरी मस्जिद की सरकारी तालाबंदी करवा दी। इस मामले से दिग्विजय नाथ की हिंदू महासभा में और प्रतिष्ठा बढ़ती है। उन्हें हिंदू महासभा का महामंत्री बना दिया जाता है। गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं। 1947 तक दिग्विजय नाथ का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि वे सांसदीय के लिए निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और कांग्रेस नेता एसएन सक्सेना को 42,700 वोटों से हरा देते हैं। इससे पहले 1962 में ही महंत दिग्विजय नाथ के शिष्य महंत अवैद्यनाथ गोरखपुर की मणिराम विधानसभा से एमएलए बन चुके थे। यहाँ से गोरखनाथ पीठ का राजनीति रण शुरू हो जाता है। साल 1959 में दिग्विजय नाथ की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी
महंत अवैधनाथ गोरखपुर मठ के हेड बन जाते हैं। महंत अवैधनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कांदी गांव में हुआ था। ये वही जिला है जो योगी आदित्यनाथ का भी गृह जिला था। महंत अवैधनाथ भी राजपूत जाति से आते थे और अवैधनाथ ने भी बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और किस्मत ने उन्हें दिग्विजयनाथ के पास पहुंचा दिया, जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। महंत दिग्विजयनाथ की मौत के बाद 1970 में गोरखपुर में उपचुनाव होते हैं। इन चुनावों में अवैधनाथ निर्दलीय खड़े होते हैं और आराम से जीत जाते हैं। अपने गुरु की तरह ही महंत अवैधनाथ ने भी राम मंदिर की राजनीति शुरू कर दी। स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको जो है एक आज कितने भी गुलामी के चिन्ह हो वो आज भावना के साथ हिंदुओं को दे देना चाहिए। 21 जुलाई 1984 के दिन अयोध्या के वाल्मीकि भवन में देश भर के साधु संतों की बैठक में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन किया जाता है, जिसमें महंत वैद्यनाथ को सर्वसम्मति से इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। महंत वैद्यनाथ ने 1 नवंबर 1985 के दिन आयोजित एक धर्म संसद में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरकार 8 मार्च 1986 को श्री राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दे या सरकार साधु संतों के एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। आज इस देश में आज हिंदू कहना अपराध हो गया है। आज हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध हो गया है। अंततः कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि के ताले खोल दिए जाए। 1979 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद में अवैधनाथ ने भाषण दिया कि कुरान मुसलमानों को दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों पर मस्जिद बनाने से मना करती है, इसलिए बाबरी मस्जिद को हटाना जायज़ है। ये भाषण राम जन्मभूमि आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। 1979 में महंत अवैधनाथ दोबारा हिंदू महासभा की सीट पर चुनाव में खड़े होते हैं और एक बार फिर सांसद बन जाते हैं। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, अवैधनाथ इसके सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बन चुके थे। 1991 में जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए तो अवैधनाथ भाजपा के टिकट पर गोरखपुर में लोकसभा सांसद चुन लिए। फिर आता है 1992 जब 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है। इस वक्त महंत अवैधनाथ भी यहाँ पर मौजूद थे। बाबरी मामले की जांच करने वाले लिबरहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अवैधनाथ का नाम उन लोगों की सूची में शामिल किया जिन्होंने देश को सांप्रदायिकता की कगार पर ले जाने का काम किया, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती, बल्कि उनकी साख और अधिक बढ़ जाती है। हिंदू को गाली दो, कहो ये कम्युनल है, सांप्रदाय का हिंदू, फिरकाप्रस्त फंडामेंटलिस्ट कर्मपंथी, यह झगड़ा लगाता है। 1996 के लोकसभा चुनावों में महंत अवैधनाथ दोबारा से सांसद बन जाते हैं। एक हिस्सा मुस्लिम स्टेट बनी, दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र बन गया। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। आप नहीं जो है अपने हिंदू धाक है। यहाँ एक बात और बताना ज़रूरी है, जब महंत दिग्विजयनाथ गोरखनाथ मठ को हिंदुत्व राजनीति का अड्डा बना रहे थे, उसी समय गोरखपुर में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी, जिसने पूर्वांचल की राजनीति को ठाकुर बनाम ब्राह्मण खेमों में बांट दिया। साल 1956 में यूपी सरकार ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए महंत दिग्विजयनाथ ने अपने बनाए 2 कॉलेज, महाराणा प्रताप कॉलेज और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय दे दिए, जिन्हें दिग्विजयनाथ ने बनवाया था। इसलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी में महंत दिग्विजयनाथ को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वहीं गोरखपुर के कलेक्टर SNM त्रिपाठी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। जहां दिग्विजयनाथ ठाकुर थे, वहीं SNM त्रिपाठी ब्राह्मण थे। दोनों चाहते थे कि यूनिवर्सिटी पर उनके लोगों का कंट्रोल रहे। ठाकुर गुट ठाकुरों को नौकरी देता तो ब्राह्मण गुट ब्राह्मणों को नौकरी देता। गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल का मतलब था यूपी के पूर्वांचल एरिया पर कंट्रोल करना, क्योंकि आने वाले छात्र नेताओं का जन्म इसी यूनिवर्सिटी से होना था।
लेकिन कलेक्टर SNM त्रिपाठी दिग्विजयनाथ के आगे कमजोर पड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने हरिशंकर तिवारी नाम के एक स्टूडेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ठाकुर गुट ने भी अपने चेहरे खड़े कर दिए। एक बलवंत सिंह और दूसरे रविंद्र सिंह आगे गोरखपुर में राजनीति के दो केंद्र बन जाते थे। एक हरिशंकर तिवारी का हाथ था जो पंडितों की ताकत का प्रतीक था, दूसरा गोरखपुर मठ जिस पर ठाकुरों का कंट्रोल था। ठाकुर बाहुबलियों और पंडित बाहुबलियों की इसी लड़ाई से ही गोरखपुर में गैंगवार की शुरुआत होती है। पूर्वांचल के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर और बाहुबली थे, जैसे वीरेंद्र प्रताप शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, रामकिकर सिंह, अमरमणि त्रिपाठी, अखिलेश सिंह और भी बहुत सारे नाम, जिनमें से बहुत से विधायक और MLC भी बने, वे सब इसी लड़ाई की अलग अलग शाखाओं से निकले। 80 के दशक में गोरखपुर दो गुटों में बंट चुका था, एक हरिशंकर तिवारी और दूसरा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप शाही। लेकिन साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला नाम से एक नया माफिया उभरता है। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र प्रताप शाही को AK-47 से भून दिया। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या ठाकुर गुट के लिए एक बड़ा झटका थी। उनकी हत्या के बाद ठाकुरों को कोई बड़ा नाम चाहिए था। ठीक इसी समय गोरखपुर पीठ के महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। महंत अवैद्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के परिवार में रिश्तेदारी थी। अजय के पिता आनंद सिंह बिष्ट महंत अवैद्यनाथ के मामा के लड़के थे। 1996 की गर्मियों में गोरखनाथ मठ के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के कुछ छात्रों का गोलघर बाजार में दुकानदारों से झगड़ा हो जाता है। छोटी सी बात पर शुरू हुआ यह झगड़ा जल्द ही बड़ा मामला बन जाता है, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों का हॉस्टल तक पीछा किया। इस मामले में योगी आदित्यनाथ छात्रों की तरफ से समर्थन में उतर आते हैं और उनके सपोर्ट में हॉस्टल पहुंचाते हैं। योगी की मौजूदगी से छात्रों में जोश आ जाता है और वे उनके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। अंत में पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। इस घटना से गोरखपुर के छात्रों को योगी आदित्यनाथ में एक आदर्श नेता मिल चुका था। योगी के उदय ने ठाकुरों के लीडरशिप में आए शून्य को भरना शुरू कर दिया। साल 1996 में महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपने प्रचार प्रबंधन का प्रभारी बना दिया। साल 1998 में देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन महंत अवैद्यनाथ ने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी राजनीतिक विरासत आदित्यनाथ को सौंप दी। इस तरह साल 1998 के लोकसभा चुनावों में महंत आदित्यनाथ की जगह योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी जीत होती है। इस चुनाव में जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन जाते हैं। इस वक्त योगी की उम्र मात्र 26 साल थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभा के सदस्य निर्वाचिता निश्चिते परमेश्वरस नाम। हालांकि योगी आदित्यनाथ जीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर उनके गुरु के अंतर के मुकाबले आधे से भी कम हो जाता है। जहां 1996 में महंत अवैद्यनाथ लगभग 56,800 वोट से जीते थे, वहीं आदित्यनाथ केवल 26,000 वोटों से जीत सके। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी थी। इस वक्त तक समाजवादी पार्टी गोरखपुर में भाजपा के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। सपा के साथ मुस्लिम और OBC की कई जातियों का वोट बैंक सीधे सीधे जुड़ चुका था। इधर गोरखपुर क्षेत्र में खुद को रेलेवेंट रखने के लिए योगी ने हिंदूवादी राजनीति को और तेज कर दिया। गोरखपुर में अब कोई भी छोटी मोटी बात होती तो आदित्यनाथ अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते और प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ती। देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां पैदा करिए क्योंकि हिंदुओं का संगठन कर सके, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ सके, आक्रामकता के साथ अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। साल 1999 में पंचुरुखिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन का विस्तार करने के लिए एक पुराने पीपल के पेड़ को हटा दिया। हटाने वालों ने आर्ग्यूमेंट दिया
कि ये जगह मुस्लिम कब्रिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि वे सीधे पंचरुखिया जाएंगे और उसी जगह पर फिर से पीपल का पेड़ लगाएंगे। लेकिन जैसे ही योगी गांव पहुंचते हैं और वो अपना काम शुरू कर पाते, उससे पहले ही पुलिस आ जाती है। इस वक्त तक समाजवादी पार्टी के नेता तलत अजीज ने गांव में एक सभा बुला ली। योगी और तलत अजीज के कारण गांव का माहौल खराब हो जाता है। योगी आदित्यनाथ का काफिला गांव से वापस निकल ही रहा था कि तभी तलत अजीज के कार्यकर्ताओं की एक भीड़ ने योगी आदित्यनाथ के काफिले की आखिरी गाड़ी पर पथराव कर दिया। जब योगी को इस बात की सूचना मिलती है तो वे वापस लौटने लगते हैं। इससे माहौल इतना बिगड़ जाता है कि दोनों तरफ से पहले गुस्से में नारेबाजी की जाती है और फिर गोलियां चलने लगती हैं। इस गोलीबाजी में तलत अजीज के सिक्योरिटी गार्ड हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की मौत हो जाती है। गोली चलाई मेरे पर और उस गोली के उसमें मेरा जो अंगरक्षक था उस वक्त हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव 26 साल का नौजवान लड़का, वो मारा गया। हेड इंजरी इन्होंने मुंह पर गोली लगाई, उसकी चलाई। डर कर तलत अजीज और उनके बाकी कार्यकर्ता खेतों में भाग जाते हैं और योगी आदित्यनाथ और उनके साथी भी मौके से निकल जाते हैं। इस घटना की FIR में योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया और उन पर हत्या का प्रयास, दंगा करने और पूजा स्थल का अपमान करने और मुस्लिम कब्रिस्तान पर अतिक्रमण करने जैसी धाराएं लगाई गई। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। साल 1999 के वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और पूर्वांचल के दबंग नेता हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला लखनऊ में मंत्री बनकर बैठे थे। लेकिन योगी के आने के साथ ही हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला जैसे नेताओं के दिन लदने शुरू हो चुके थे। पंचरुखिया केस में हरिशंकर तिवारी और शिव प्रताप शुक्ला ने पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन महंत आदित्यनाथ के इंटरफेयर के कारण कोई भी योगी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उस समय केंद्र में भी वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए होम मिनिस्टर LK आडवाणी और CM कल्याण सिंह ने यह मामला आपस में ही सुलझा लिया। मामला से झपने से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग थाला चलाने वाले। साल 1999 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। सपा की तरफ से गोरखपुर में एक बार फिर से जमुना प्रसाद निषाद को खड़ा किया जाता है। जमुना प्रसाद निषाद ने गोरखपुर में योगी को बड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में योगी केवल 7,369 बैठे से ही जीत सके। योगी आदित्यनाथ की जीत का अंतर और कम हो गया। दूसरी तरफ साल 2002 के वक्त के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाती है। यूपी स्टेट में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि मायावती और भाजपा ने मिलकर गठबंधन कर लिया और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है। इन तमाम कारणों से योगी को अपने लिए एक अलग संगठन की जरूरत महसूस होने लगी। इसलिए साल 2002 में योगी ने अपना खुद का एक अलग संगठन हिंदू युवा वाहिनी बना लिया, जो भाजपा और RSS से अलग था। नैनी इसके जरिए योगी ने गोरखपुर और इसके आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर और गाजीपुर आदि जिलों में भी हिंदू युवा वाहिनी की शाखाएं खोली जाती है। हिंदू युवा वाहिनी में भी ठाकुर कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी। इस कारण कई लोग इसे ठाकुर युवा वाहिनी भी कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि योगी को सिर्फ उनकी ही जाति का समर्थन मिल रहा था, बल्कि उन्हें अपनी जाति के साथ ही गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई जातियों का भी लाभ मिल रहा था। कई पिछड़ी और दलित जातियां गोरखपुर मठ से जुड़ी हुई थीं, जिसके कारण वे भी योगी को वोट देती थीं, खासकर दलित जाति निषाद। इसके अलावा
योगी हर दिन अपना जनता दरबार लगाते थे। इसने भी योगी को जनता से सीधे कनेक्ट किया। वो सुबह जो है जनता की अदालत में बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस पर कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट ले लें। योगी की प्रतिष्ठा अपने इलाके में एक ऐसे आदमी की बन चुकी थी जिसके यहाँ गरीब से गरीब और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को मदद मिल सकती थी। कहाँ जा रहे हैं बाबा? आपसे मिलने अच्छा कहाँ से आए हैं आप? बिलौर। योगी के दरबार की खास बात ये थी कि यहाँ पर अगर कोई मुसलमान भी अपनी फरियाद लेकर जाता तो उसकी भी मदद की कोशिश की जाती। क्या समस्या आ रही है? उनको लड़की भिजवाई जाए, वहाँ अच्छा दे दिया है, 3 तलाक दे दिया है, क्या इन चीज़ों से योगी गोरखपुर और पूर्वांचल इलाके में एक बड़ा नाम बन जाते हैं। 2004 लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी पूरे देश भर में हार जाती है, तब भी योगी आदित्यनाथ अपनी गोरखपुर सीट जीतने में कामयाब रहते हैं। उनकी जीत का अंतर भी अब बढ़कर 0.42 लाख वोट हो जाता है। योगी और हिंदू युवा वाहिनी के राइज के कारण गोरखपुर और आसपास के जिलों में अब सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या और बढ़ जाती है। तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अनुमान के मुताबिक 2007 तक गोरखपुर और आसपास के जिलों में 30 से 40 सांप्रदायिक घटनाएं घटी। ऐसी ही एक घटना अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में घटी। इत्तेफाकन इस साल रमज़ान और दशहरा एक साथ पड़े थे। 13 अक्टूबर के दिन मऊ में कुछ मुस्लिमों ने शिकायत की कि लाउडस्पीकर पर हिंदू भजन बजाए जाने से उनकी नमाज में व्यवधान पड़ रहा है। इसके बाद प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक होती है, जिसमें तनाव को कम करने के लिए एक हिंदू कार्यक्रम को 29 अक्टूबर तक टाल दिया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 14 अक्टूबर को हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आते हैं और उनकी मुस्लिमों के साथ झड़प हो जाती है, जिसमें युवा वाहिनी के कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। इस हिंसा में 8 लोग मारे जाते हैं और 37 लोग घायल होते हैं। जांच में सामने आया कि यह हिंसा हिंदू युवा वाहिनी और इसके नेता योगी आदित्यनाथ ने भड़काई थी। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी ने हिंसा भड़काई है। इस वक्त यूपी में सपा के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और सपा की सरकार थी। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई और नहीं बल्कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी है। कैमरे में कई साल पहले कैद हुई ये तस्वीरें मुख्तार की दबंगई को बताने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही जनवरी 2007 में गोरखपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई, जिसमें एक हिंदू लड़का राजकुमार अग्रहरी घायल हो जाता है। धीरे धीरे हिंदुओं में इस मामले के खिलाफ माहौल बनने लग जाता है। इस बीच राजकुमार अग्रहरी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जिससे ये मामला और ज़्यादा भड़क जाता है। 27 जनवरी 2007 के दिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भड़काऊ भाषण दिया। योगी ने कहा कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि हम कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग योगी का ये भाषण इतना भड़काऊ रहा कि भाषण खत्म होने से पहले ही भीड़ ने सामने के एक होटल पर हमला कर दिया, जिसका मालिक एक मुस्लिम था। इसी के साथ गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है। वहीं सैकड़ों मकान और दुकानों को आग लगा दी जाती है, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। अगले दिन DM हरिओम के कड़े आदेश के बावजूद योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों ने सबसे संवेदनशील इलाकों की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस की गाड़ी योगी को ले जाने लगी तो लोग सड़क पर लेट जाते हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही पुलिस को करीब 8 घंटे का टाइम लग जाता है और महाराज जी की गिरफ्तारी की भी निंदा करते हैं। सपा सरकार ने योगी आदित्यनाथ को दी सुरक्षा भी अब वापस ले ली। इस मामले को ढंग से हैंडल ना करने के कारण
सीएम मुलायम सिंह यादव ने डीएम और एसपी का ट्रांसफर कर दिया और जगमोहन सिंह यादव को गोरखपुर मंडल का डीआईजी बनाकर भेज दिया, जिन्होंने आते ही योगी आदित्यनाथ के पर कुतरने शुरू कर दिए। डीआईजी जगमोहन सिंह यादव ने गांव-गांव पुलिस भेजकर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को उठवा लिया और उन पर मुकदमे दर्ज करवाने शुरू कर दिए, जिसके कारण यह संगठन बिखरता चला जाता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को 11 दिन गोरखपुर जेल में रहते हैं और उन्हें 7 फरवरी को जमानत मिल जाती है। 12 मार्च 2007 के दिन आदित्यनाथ अपनी गिरफ्तारी और सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे को उठाने के लिए लोकसभा में खड़े होते हैं, लेकिन पहले तो वो काफ़ी देर तक कुछ बोल नहीं सके और फिर अचानक से थपकप कर रोने लगे। योगी ने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनकी जान को खतरा है और यही हालात रहे तो उन्हें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुनील महतो की तरह मार दिया जाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। कई बार तो कोई मामला काफ़ी छोटा या गली मोहल्ले के लेवल का होता, तब भी हिंदू युवा वाहिनी के लोग और योगी आदित्यनाथ की एंट्री से ऐसे मामले बड़े मुद्दे बन जाते हैं। एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को इससे योगी आदित्यनाथ को आम हिंदुओं में अक्रॉस द कास्ट सपोर्ट मिलने लग जाता है। माना यह भी जाता है कि योगी की हिंदू युवा वाहिनी को आरएसएस कोई खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि आरएसएस सिर्फ खुद को ही हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव संगठन की तरह देखती है और ऐसे किसी दूसरे संगठन को पनपने नहीं देना चाहती जिस पर उसका कंट्रोल ना हो। यही कारण है कि योगी और भाजपा संगठन के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे। कभी योगी भाजपा संगठन से दूरी बनाते तो कभी भाजपा योगी के कामों से अपने आप को अलग कर लेते। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूर्वांचल में 35 सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होती। इस पर योगी ने बगावत कर दी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा पार्टी की टिकट पर हिंदू युवा वाहिनी के उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि आगे भाजपा को योगी की जरूरत रहती है और योगी को भाजपा की, इसलिए इस झगड़े के बावजूद योगी आदित्यनाथ 2009 का लोकसभा चुनाव गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर ही लड़े। वहीं योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को उतारा गया। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की न केवल जीत हुई, बल्कि उनकी जीत का अंतर भी अब बढ़कर 2.2 लाख वोट हो जाता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। 2011 में भाजपा ने बसपा के 4 नेताओं को शामिल कर लिया, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण बसपा से निकाला गया था। बाबू सिंह कुशवाहा बनेंगे भाजपा के हथियार। बहन मायावती की मुसीबत बढ़ी। इससे योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी भाजपा से नाराज हो जाते हैं, खासकर पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा में शामिल किए जाने से, जिन्हें बीजेपी ने 2012 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी दे दी थी। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, जो सरासर असहनीय है। अगर पार्टी में घोटालेबाजों को जगह दी गई तो ईमानदार लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। योगी ने धमकी दी कि अगर बीजेपी ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो पार्टी छोड़ देंगे और अपनी अलग पार्टी बनाकर इन सारे उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करेंगे। जहां भाजपा एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल किए जाने का बचाव कर रही थी, वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंत में योगी की जीत होती है और बीजेपी ने बाबू सिंह कुशवाहा की टिकट वापस ले ली। बाबू सिंह कुशवाहा जी की सदस्यता अब स्थगित है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के संबंधों में सुधार 2012 विधानसभा चुनाव में भारत। उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं,
इसीलिए मैंने कहा कि एक रली मिली अनुभूति है जिसे कहते हैं कहीं खुशी कहीं गम। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कार्यक्रमों में आने जाने लगते हैं और पार्टी भी उन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। इधर नेशनल लेवल फ्रंट पर आडवाणी की जगह अब नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था और देश भर में बीजेपी का भी माहौल बनने लगा था। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए। ऐसे समय में बीजेपी भी योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी नेता वाली छवि का फायदा उठाना चाहती थी। योगी, राजनाथ और मोदी जैसे बड़े नेताओं की तरह उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने बाकी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार किया। 2014 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होती है। 2013 और 14 में जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति का उदय हो रहा था, वैसे वैसे योगी का भी नेशनल लेवल पर उदय होता जा रहा था। बीजेपी ने 2014 के लास्ट में उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले बाय इलेक्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को प्रचार प्रमुख बना दिया। इसके 2 कारण माने जाते हैं। एक तो मोदी और शाह किसी ऐसे ठाकुर नेता को आगे करना चाहते थे ताकि ठाकुर समाज से आने वाले राजनाथ सिंह को कमजोर किया जा सके। दूसरा, बीजेपी अपने वोटरों को यह भी संदेश देना चाहती थी कि सत्ता में आने के बाद भी उसने हिंदुत्व की राजनीति करना नहीं छोड़ा है। इस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। इन बाय इलेक्शंस के चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने जमकर मुस्लिम विरोधी बयान दिए। दंगों के लिए हम लोग तो नहीं जिम्मेदार हैं। 2.5 वर्ष में 450 से अधिक दंगे और दंगों के पीछे जो कारण है इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को प्रदर्शित करता है। इधर सितंबर 2014 में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो जाता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। योगी के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले बयानों की संख्या कम नहीं हो रही थी, उल्टा बढ़ती जा रही थी। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के विराट हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए योगी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हर मस्जिद में गौरी गणेश की प्रतिमा लगवा देंगे। देखिए, जब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो ज्ञानवापी हम सबको चिढ़ाती है। क्या दुनिया के अंदर कहीं हुआ है कि कहीं पर किसी मस्जिद के अंदर नंदी और गौरी गणेश विराजमान हो? अगर ये हो तो भारत के अंदर सभी मंदिरों में हमें अनुमति दीजिए, हम हर जगह और मंत्री को विराजमान देंगे। इसी तरह जुलाई 2016 में योगी ने कहा कि मदर टेरेसा ने भारत का ईसाईकरण करने की साजिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाइयों ने भारत में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ईसाई बनकर के आ जाता है तो उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की साजिश का हिस्सा बनता है। इन बयानों से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी आने वाले थे। अब हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अभियान चलाया कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता है। बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव में उतर जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाते हैं। जब रिजल्ट आए तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और सपा सत्ता से बाहर हो जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3-4 बहुमत अप्रत्याशित बहुमत मिला है। भाजपा समर्थकों में योगी आदित्यनाथ की मौजूद है। भाजपा सीएम बनाए जाने की चौतरफा मांग उठने लगती है, लेकिन भाजपा ने कुछ भी क्लियर नहीं किया। शुरुआत में भाजपा के मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। कहा जाता है कि उनका नाम फाइनल होने जा रहा था और उन्हें शपथ के लिए लखनऊ भेजा जा रहा था। वे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी गए थे, जिसे शपथ से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के तौर पर देखा जा रहा था। न्यूज़ चैनलों पर मनोज सिन्हा का नाम चलने लगा था।
लेकिन तभी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो जाते हैं, जो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के सामने अपना विरोध जताया और कहा कि विधायक दल की बैठक में गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के साथ हाथ मिलाया, जो खुद मुख्यमंत्री के लिए कंसीडर ना किए जाने से नाराज चल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस से संपर्क किया, जिसने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस दबाव के बीच अमित शाह का भी मन बदल जाता है और उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए सही है, क्योंकि वो 2019 लोकसभा चुनाव तक हिंदुत्व के मुद्दे को बनाकर रखेंगे। 17 मार्च की शाम 6:45 पर अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को एक सीक्रेट कॉल की और उनसे दिल्ली आने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ अगली सुबह ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें बताया गया कि उन्हें लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनना है। इस तरह योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ के भाषणों में बार बार औरंगजेब, अकबर, मुगल, मुसलमान, लव जिहाद जैसे मुद्दे ही रहे, जिनसे बार बार हिंदू और मुसलमान दो समुदायों में तनाव बढ़ता रहा। कि महान अकबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं करता। अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिकता भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाने वाली राजनीति विरासत में मिली थी, जिसके तापमान को उन्होंने बार बार बढ़ाया और रेलेवेंट बने रहे।